नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में अपन अधिमान अंशों के शोधन के बारे में ये महत्वपूर्ण वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना महत्वपूर्ण है कि अधिमान अंशों का शोधन, वास्तव में शोधन से अभिप्राय क्या होता है। जैसे कि अपन ऋण पत्रों के शोधन के बारे में किया था कि शोधन का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि उतनी जो राशि होती है वो बैलेंस शीट से वो जो है वो अंश वहाँ से हट जाते हैं और उनके स्थान पर या तो वो बिल्कुल हट जाते हैं या उनके स्थान पर नए अंश या ऋण पत्र हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं कि भाई या तो अधिमान अंशों का जो शोधन है, जैसे नियम के अनुसार जो है वो इनका शोधन जो है वो पूंजी लौटाने के रूप में या नए अंशों में परिवर्तन करने से है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या नए ऋण पत्रों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वास्तव में अधिनियम के अनुसार वो अंशों का शोधन नहीं माना जाता है। इसलिए उतना जो आयोजन होता है वो संचय होता है उनके बराबर वो संचय में ट्रांसफ़र करनी पड़ती है रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में राशि, जिसको अपन आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ ये बताना महत्वपूर्ण हुआ कि अधिमांशों के शोधन से अभिप्राय उनकी जो राशि ऋण अंशधारियों को लौटाने से है अथवा जो है वो नए अंशों में उनको परिवर्तित करने से है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार यदि कोई भी सीमित दायित्व वाली कंपनी अंतरनियम अनुमति दें तो वह शोधनीय अधिमान अंश जारी कर सकती है, किंतु निर्गमन के 20 वर्ष के अंदर इनका शोधन करना अनिवार्य है। यानी कोई भी कंपनी अशोधनीय अधिमान अंश जारी नहीं कर सकती है। संक्षेप में हम शोधन संबंधी प्रावधानों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। केवल उन्हीं अधिमान अंशों का शोधन हो सकता है जो कि पूर्ण प्रदत्त होते हैं। यदि कोई निर्मित किए गए अधिमान अंश अंशतः प्रदत्त हैं तो जब तक वो पूर्ण प्रदत्त नहीं हो जाते तब तक उनका शोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन पर अंतिम मांग के पहले उनको पूर्ण प्रदत्त किया जा सकता है और उसके बाद ही उनका शोधन किया जा सकता है। शोधन मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, विभाजन योग्य लाभों में से व्यवस्था करके अथवा नए अंशों है वो पूंजी से प्राप्त राशि से किया जा सकता है। तो ये दो प्रकार से इसके शोधन के तरीके होते हैं। या तो नए अंश जारी किए जाएंगे, उनसे राशि प्राप्त होगी, उससे शोधन किया जाएगा, या वर्तमान में जो लाभ है संचित, उन संचित विभाजन योग्य लाभों से उसका शोधन किया जा सकता है। ये दो तरीके होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी शोध्य अधिमान अंश है पूंजी, उसका जो टोटल है वो उसकी सम अंश पूंजी के बराबर होना चाहिए। किस चीज़ का टोटल? लाभों से शोधन की जाने वाली राशि और प्लस नए निर्गमन से प्राप्त राशि, इन दोनों का जो जोड़ है वो शोध्य अधिमान अंशों के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये इसमें बात ध्यान रखने की है। विभाजन योग्य लाभों के अंदर हम क्या क्या लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट सेस, सामान्य संचय, संचय कोष, आयगत संचय, लाभांश, समानीकरण संचय, बीमा कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, ये सब चीज़ें सम्मिलित होते हैं। केवल इन लाभों में से ही शोधन हो सकता है। जैसे पूंजीगत लाभ है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, या सिंकिंग फंड, या ऐसा कोई कोष जो है वो पूंजीगत प्रकृति का कोई कोष है तो उससे शोधन नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अंश प्रीमियम है, प्रतिभूति प्रीमियम है, असरण खाते का शेष है, समापन से पूर्व के, ये सभी लाभ जो होते हैं पूंजीगत प्रकृति के लाभ होते हैं। संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन का लाभ है, स्थायी संपत्तियों के,
तो इनको पूंजीगत लाभ होने के कारण से इनका प्रयोग शोधन हेतु नहीं किया जा सकता, यानी केवल आयगत लाभों को ही इसके लिए यूज किया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट अपने क्लियर हैं यहाँ पर शोधन संबंधी प्रावधान में। पहली बात फुल्ली पेड अप होने चाहिए, दूसरे शोधन या तो विभाजन योग्य लाभों से या जो है वो नए अंश पूंजी के निर्गमन से या दोनों से ही किया जा सकता है। जितनी अधिमान अंश पूंजी का शोधन लाभों से किया जाएगा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये तो हमें पता लग गया कि लाभ से भी हो सकता है और नए अंश निर्गमन से भी हो सकता है, कि तो जितने शोधन लाभों से किया जाता है उतनी राशि लाभांश उतनी राशि जो होती है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। तो जितनी भी राशि लाभों से ली जा रही है तो उन जो लाभ जिस लाभ से, जैसे जनरल रिजर्व से, P&L अकाउंट से या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से या रिजर्व फंड से, इनसे जो भी राशि ली जाती है विभाजन योग्य लाभों से, उस राशि को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना अनिवार्य होता है। और ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है वो चिट्ठे में रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक में दिखाया जाता है और इसका उपयोग केवल पूर्ण प्रदत्त अंश बोनस अंश जारी करने में ही किया जा सकता है। यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है उसका प्रयोग पूंजीगत बोनस जारी करने में ही किया जा सकता है, अन्य कोई यूज इसका नहीं किया जा सकता। तो तीसरी बात ये हो गई कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वाली पहली फुली पेड अप होनी चाहिए, दूसरी जो है वो लाभों से या नए अंश जारी करके किया जा सकता है, और तीसरी बात जो लाभों से किया जाता है उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना। चौथी बात यहाँ पर ये है कि यदि शोधन प्रीमियम पर किया जाता है यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो ऐसे प्रीमियम के लिए जो आयोजन है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं या कोई अन्य संचय, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता हम आयगत लाभांश या आयगत संचय या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट यानी कोई सामान्य जो लाभ है उससे भी इसका आयोजन किया जा सकता है। पहले हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से ही आयोजित करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि नहीं है तो फिर किसी भी संचय से इसका आयोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट ये शोधन पर प्रीमियम की बात हो गई। यदि शोधन अंशतः लाभों से और अंशतः नए निर्गमन से होता है तो जितनी राशि लाभों से होती है उतनी ही राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर की जाती है। यदि नया निर्गमन प्रीमियम पर है तो भी निर्गमित अंशों का सममूल्य शोधनीय पूंजी के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ शोधन लाभों से होता है और कुछ शोधन है वो नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि में से होता है। तो जितनी राशि लाभों से ली जानी होती है केवल उतनी ही राशि जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर की जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नए अंशों की जो निर्गमन है वो प्रीमियम पर किया जाता है, तो भी जो निर्मित पूंजी की सम मूल्य जो होता है केवल उसी को अपन देखते हैं, वो जो प्रीमियम होता है वो एक्स्ट्रा राशि होती है। तो यानी लाभों से ली गई राशि प्लस नई निर्गमित अंश पूंजी का सम मूल्य, ये जो है वो शुद्ध अधिमान अंश पूंजी के बराबर हो जाना चाहिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है वो अगली जो चीज़ है वो इसके बारे में भी आपको ध्यान करना है। वो क्या कहते हैं कि जैसे एक एग्जांपल में इसमें लिया गया है कि भाई 5 लाख रुपए है, नए अंशों की संख्या है वो 50,000 होगी क्योंकि 10 रुपये का भाग दे दिया। अब 5 लाख रुपए पूंजी का शोधन 10 रुपये वाले समतांशों को 10 रुपये प्रीमियम पर निर्मित करके प्राप्त राशि से करना है, तो 50,000 नए अंश पूंजी आएगी, जो अंशों की संख्या होगी और 5 लाख रुपये की पूंजी होगी। यदि 5 लाख रुपये अधिमान अंश पूंजी में 3 लाख रुपये का शोधन लाभों से और 2 लाख रुपये का शोधन नए निर्गमन से है, तो 3 लाख रुपये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में स्थानांतरित होंगे। ये ऐसा करना ज़रूरी होगा क्योंकि जो लाभों से लेते हैं उसको हस्तांतरित करना ज़रूरी होता है। तो ये बात यहाँ पर हो गई कि भाई अंशतः होता है तो क्या होता है और प्रीमियम पर निर्गमन होता है तो क्या कैसे करते हैं। शोधन नकद रूप से भी हो सकता है या नए अंशों में परिवर्तन से। अब बात यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो क्या कहता है, एक तो आपको ऊपर ये बताया गया कि जो नया निर्गमन होगा वो अगर कोई नई पूंजी निर्मित होती है उससे राशि प्राप्त होती है फिर उससे शोधन करते हैं, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन हो गया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि नए निर्गमन जनता में किए जाएं। अगर जो प्रेजेंट के जो अंशधारी होते हैं उन्हीं को यदि नए अंश निर्मित किए जाते हैं तो ये परिवर्तन द्वारा शोधन होता है, तो ये भी मान्य होता है। परिवर्तन द्वारा शोधन भी अंशों के से शोधन मान लिया जाएगा। तो ऐसे जो शोधन की स्थिति होती है, यानी यदि परिवर्तन द्वारा शोधन होता है तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि परिवर्तन द्वारा शोधन की स्थिति में ऐसे अंशधारियों को जो देय राशि होती है उसको प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट में डालना होता है। इससे हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो जितनी भी राशि उनको होती है वो उसको अधिमान अंशधारियों के खाते में डाल देते हैं
और फिर अधिमान अंशधारियों को अगर नकदी दिया जाता है तो उनको बैंक अकाउंट कर देते हैं, नकदी भुगतान हो जाता है, और यदि उनको शेयर दिया जाते हैं तो उनको शेयर कैपिटल अकाउंट से कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका फ़ायदा ये होता है कि उसको तरल साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। जो वर्तमान अंशधारी होते हैं उनको नए अंश में उनको परिवर्तित कर दिया जाता है, तो नए उसके लिए तरल साधन या नकद कोष की आवश्यकता नहीं होती है। जब पुराने अधिमान अंशों को नए से परिवर्तन किया जाता है तो अभी जैसे आपको आपने बताया कि नई निर्मित पूंजी होती है पुराने सौदे अधिमान अंशों के। अब यहाँ पर एक बात आपको ये स्पष्ट करनी है कि जब परिवर्तन द्वारा शोधन होता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम उनको देय राशि को होल्डर अकाउंट में डालते हैं, और जितनी राशि को हम होल्डर अकाउंट में डालते हैं उसमें नए निर्गमन मूल्य का भाग दे देते हैं, जो अंशों का जिनको अंशों के निर्गमन द्वारा किया जाएगा। तो जितनी राशि उनको देय राशि का नए निर्गमन के द्वारा उनको जो है वो पेमेंट हो रहा होता है, तो उतनी ही राशि को के अंदर अपन नए निर्गमन मूल्य का भाग दे करके नए निर्मित अंशों की संख्या निकाल लेते हैं, और इस प्रकार से जो अंशों की संख्या आती है उतनी के बराबर शोधन जो है वो अंश पूंजी के द्वारा शोधन मान लिया जाएगा, और शेष अगर कोई सममूल्य बच जाता है तो उसके लिए लाभों से लेकर के उसको राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताया गया कि 1,00,000 रुपए के दिवांश पूंजी का शोधन 10 रुपए वाले जो है वो नए समतांशों के निर्गमन द्वारा 2.5 रुपये प्रीमियम पर परिवर्तित करते हुए किया जाता है। 2.5 रुपये प्रीमियम पर परिवर्तित करते हुए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनको देय राशि जो है वो 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये की देय राशि है, यानी इनको शोधन प्रीमियम पर नहीं हो रहा बल्कि परिवर्तन प्रीमियम पर हो रहा है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम बन रहा है। तो उनको देय राशि तो 1,00,000 ही है, लेकिन नया निर्गमन मूल्य 12.5 रुपये हो गया, तो 12.5 का भाग देने पर इनको 8,000 अंशों को आवंटित किया जाएगा। तो 8,000 अंशों के ऊपर 10 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये की नए समतांश इनको जारी कर दिए गए, जबकि पूंजी का शोधन 1,00,000 रुपये का करना था। तो 80,000 रुपये के ही तो अंश इनको दिए गए, तो बाकी 20,000 रुपये लाभों से लिए जाएंगे, और बाकी जो 20,000 रुपये लाभों से लिए जाएंगे वो राशि पूंजी शोधन संचय में हस्तांतरित की जाएगी। तो ये आपको तरीका विशेष तौर से ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति हो कि यदि 1,00,000 रुपये का शोधन 25% प्रीमियम पर किया जाता है और 10 रुपये नए समतांशों में 2.5 रुपये प्रीमियम पर परिवर्तित करते हुए करना है, यानी देखिए यहाँ पर दोनों बातें हैं। 1,00,000 रुपये का शोधन करना है लेकिन 25% प्रीमियम पर करना है, यानी इनको 1,00,000 के स्थान पर 1,25,000 रुपये देने, प्रीमियम और रिडम्पशन भी है। और ऐसी स्थिति में इनका शोधन भी 10 रुपये के स्थान पर 12.5 रुपये पर करना है, यानी परिवर्तन भी प्रीमियम पर करना है, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सहित इनको देय राशि जो होती है वो उनको कुल देय राशि तो हम ऊपर लिख लिया, और नीचे हमने निर्गमन मूल्य का भाग दिया, तो नए निर्गमित अंशों की संख्या आएगी। वो नए निर्गमित अंशों की संख्या यहाँ पर 10,000 अंश आते हैं, और 10,000 अंश जब आते हैं तो 10,000 अंशों के ऊपर जो पूंजी बनेगी वो 1,00,000 बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान अंशों के स्थान पर नए अंशों की संख्या जो है वो 10,000 होने के कारण से उनकी पूंजी भी 1,00,000 रुपये बन जाएगी 10 रुपये से गुणा करने पर। तो इस तरीके से कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व में कोई राशि ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन बाकी जो 25,000 रुपये का जो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, वो सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ किया जाएगा। पहले से जो सिक्योरिटी प्रीमियम का शेष है उसमें से, वो नहीं है तो किसी अन्य रिजर्व से उसको जो है वो शोधित कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात कई बार ये भी आती है कि शोधन पर प्रीमियम है लेकिन परिवर्तन बट्टे पर किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में 2013 के अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी जो अंश है उसको बट्टे पर जारी नहीं किया जा सकता, केवल एक परिस्थिति को छोड़कर, जबकि हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन होता है, बाकी किसी भी स्थिति के अंदर उनको ये नहीं किया जा सकता। तो ये बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये केवल या तो सममूल्य पर नया निर्गमन होगा या प्रीमियम होगा। जब शोधन प्रीमियम से होता है तो ऐसे अधिमान अंशों की पूंजी व शोधन पर प्रीमियम यदि हो को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है, और फिर इसमें निर्गमन मूल्य का भाग देकर नए निर्मित अंशों की संख्या ज्ञात कर शोधन संबंधी प्रविष्टियां कर दी जाती हैं। ये बात मैंने आपको यहाँ स्पष्ट कर चुका हूँ पहले से। अब बात आती है यहाँ पर लेखा प्रविष्टियों के बारे में। इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको नियम ऊपर बताए गए हैं, जो प्रावधान आपको बताए गए हैं, उनसे संबंधित प्रविष्टियां यहाँ पर की जाती हैं।
तो सबसे पहले बात तो ये है कि यदि प्रीमियम शोधन पर किया जाता है तो शोधन पर प्रीमियम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम 1 नंबर वाली प्रविष्टि 1 नंबर के स्थान पर की, ये अपनी सुविधा के अनुसार होता है। जैसे कई बार मान लीजिए क्या होता है कि ये प्रविष्टि मैंने 1 नंबर पर की कि सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व P&L DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था की। कई बार क्या होता है कि नए निर्गमन किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम पर किया जाता है, यानी प्रीमियम पर निर्गमन होता है मान लीजिए जनता में, उससे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, फिर उससे शोधन करने के लिए उसको राइट ऑफ कर लिया जाता है, उसको काम में ले लिया जाता है। तो फिर निर्गमन संबंधी प्रविष्टि पहले की जाती है, फिर शोधन की कार्रवाई आगे शुरू होती है। तो ये अपने को ध्यान रखने की बात है। तो ये 1 नंबर वाली कोई ज़रूरी नहीं है, इसको अपन लास्ट बट वन पर भी कर सकते हैं। शोधन हेतु नया निर्गमन करने पर यह नए निर्गमन की पुष्टि की जाएगी और वो पुष्टि बैंक DR टू शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम यदि निर्गमन पर प्रीमियम होता है तो। और यदि कुछ शोधन विभाजन योग्य लाभों से होता है, यानी एक तो ये हुआ नया निर्गमन किया जा रहा है शोधन के लिए, और यदि शोधन लाभों से किया जाता है तो लाभों के लिए P&L अकाउंट और GR और जनरल रिजर्व DR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यानी और ट्रांसफर की जानी जरूरी होती है उतनी राशि। अब बात शोधन की पुष्टि की आती है, तो हम शोधन की पुष्टि के अंदर जैसे अपने बताया कि भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया तो हम प्रीमियम रिडम्पशन की यहाँ पर भी कर सकते हैं पुष्टि। तो शोधन पर पुष्टि हम यहाँ भी कर सकते हैं, उसके शोधन की पुष्टि के साथ ही नीचे हम प्रीमियम प्रायोजन की पुष्टि कर सकते हैं। अदरवाइज सीधा अगर वो हो चुकी है पहले से तो फिर रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल DR प्रीमियम रिडम्पशन DR यदि शोधन पर प्रीमियम है तो टू बैंक अकाउंट यानी उनको नकदी भुगतान किया गया है तो शोधन की पुष्टि ये कर दी जाएगी। ये शोधन संबंधी उपयुक्त कार्य में सबसे पहला ध्यान ये रखना आवश्यक है कि सौदे अधिमानस पूर्ण प्रदत्त होने जरूरी हैं। यदि नहीं है तो पहले अंतिम मांग मांगने और भुगतान नकद प्राप्ति की पुष्टि जो है वो बाद में ही की जाएगी। ये अपने को इम्पोर्टेंट बात। तो जब भी अपन शोधन की कार्रवाई करने का काम करते हैं तो सबसे पहले अपने को ये देखना जरूरी होता है कि जिन जिनसों का शोधन किया जा रहा है वे पूर्ण प्रदत्त होने अनिवार्य हैं। यदि शोधन नए अंशों में परिवर्तन द्वारा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान करना, मैं जो कि ऊपर भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि यदि शोधन नए अंशों में परिवर्तन द्वारा होता है तो हमें इनकी स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान करनी है। सबसे पहले जो है वो अपने को नए निर्मित अंशों की संख्या ज्ञात करने का काम सबसे पहले करना है, प्रविष्टि की बात तो बाद में आती है। तो नए निर्मित अंशों की संख्या निकालने के लिए सौदे अधिमान जो पूंजी होती है प्लस अगर शोधन पर प्रीमियम होता है तो उन दोनों को जोड़ लिया जाता है और उसमें जो नया निर्गमन किया जा रहा है उसका वो निर्गमन मूल्य क्या है उसमें भाग दे दिया जाता है, या वो सम मूल्य पर है तो सम मूल्य का, और यदि प्रीमियम सहित है तो प्रीमियम सहित निर्गमन मूल्य का भाग दे देते हैं और इससे निर्मित अंशों की संख्या आ जाती है। जब अंशों की संख्या आ जाती है तो पूर्व अधिकारांश जो धारियों को जो दे कुल राशि यानी सौदे प्लस प्रीमियम दोनों को मिलाकर के जो राशि होती है उसको होल्डर अकाउंट में डाल देते हैं। तो पहला काम तो हमने निर्मित अंशों की संख्या ज्ञात की। संख्या ज्ञात करने के बाद में उनको दे जो कुल राशि बनती है प्रीमियम सहित उसको हम होल्डर अकाउंट में डालते हैं और इसकी पुष्टि प्रेफरेंस रेडीमेबल प्रेफरेंस DR कैपिटल DR प्रीमियम रिडम्पशन DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और उसके बाद में उनको अंश निर्मित कर दिए जाते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये प्रविष्टि अपनी कौन सी है, ये प्रविष्टि परिवर्तन द्वारा शोधन करने की है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कर देते हैं। और अब लास्ट में जैसे अपने कहा शोधन पर प्रीमियम को अप्लिकित करना, अगर हमने पहले इसको आयोजन की पुष्टि नहीं की है तो शोधन पर प्रीमियम को ये इस स्थिति में यानी जब परिवर्तन द्वारा शोधन किया जा रहा होता है तो हमें अब चौथी स्टेप ये करनी चाहिए कि शोधन पर प्रीमियम को हम अप्लिकित कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो इस तरीके से ये जो है वो राइट ऑफ करने की प्रविष्टि हम कर देते हैं। तो ये 4 तरीके के स्टेप उस स्थिति में होंगी जबकि परिवर्तन द्वारा शोधन किया जा रहा होता है। कभी कभी परिवर्तन द्वारा शोधन करने की स्थिति में एक स्टेप और भी हो सकती है कि जब अंशतः परिवर्तन है और अंशतः नहीं है, या कई बार ये हो सकता है कि नए निर्मित अंशों की संख्या मान लीजिए है वो कम रह जाती है, नए अंशों की संख्या जो है वो कम रह जाती है, सौदे अधिमान अंश पूंजी की राशि से सम मूल्य से कम रह जाती है, तो फिर बाकी जो राशि होती है उसके लिए लाभों से आयोजन करना पड़ता है और इसलिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रविष्टि भी करनी पड़ सकती है। ये स्थिति भी आ सकती है। तो इस तरीके से हम परिवर्तन द्वारा शोधन के स्टेप्स को भी अपना ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।